गुड इवनिंग। नमस्कार साथियों और सभी स्टूडेंट, सभी बच्चे, कैसे हैं आप सभी लोग। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज जैसा कि हमने कल एक्सरसाइज 1 है जो कंप्लीट कर लिया था, उसके 1.1 और 1.2 और लेकिन उसके एग्ज़ाम्पल बच गए थे, क्योंकि दोस्तों एग्ज़ाम्पल भी आ जाते हैं, एग्ज़ाम्पल भी इम्पोर्टेंट हैं। तो इसलिए आज हम एग्ज़ाम्पल को करने वाले हैं ताकि हमारा पूरी बुक से कहीं से भी क्वेश्चन बने तो हम कर सकें, एग्ज़ाम क्वालिफाइड कर सकें, क्योंकि 100 में से 100 तभी आएंगे। जी हाँ दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। एग्ज़ाम्पल नंबर फर्स्ट, उदाहरण पहला, संख्याओं 4 की पावर n पर विचार कीजिए जहाँ n एक प्राकृत संख्या है। जांच कीजिए कि क्या n का कोई ऐसा मान है जिसके लिए 4 की पावर n अंक शून्य पर समाप्त होता है। क्या कह रहा है ये कि कोई संख्या है 4 की पावर n एक क्या है, प्राकृत संख्या, यानी कि 4 की पावर 1 2 3 कितनी भी पावर हो सकती है। जहाँ तो उसको हमें जांच करना है कि इसका ऐसा कोई मान है क्या जिसके लिए ये जीरो पर समाप्त हो जाए। ठीक है, यानी कि n का ऐसा क्या मान रखें कि जिससे ये ज़ीरो हो जाए। हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी किया था, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। ये देखिए, जांच कीजिए कि 6 की पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती। तो हमने क्या करा था कि जो संख्या 0 पर समाप्त होती हैं उनके भाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप के होते हैं। अगर 2 और 5 के रूप के हैं तो 0 पर समाप्त होगी, नहीं तो नहीं होगी। ठीक है, इसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे आंसर लिख देते हैं। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है, 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में होते हैं। समझ गए। अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके भाज्य गुणनखंड क्या होना चाहिए, 2 गुणा 5, यानी 2 5 10, तो 0 आ गया लास्ट में, इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है हमारा 4, तो 4 के भाज्य गुणनखंड करके देखते हैं। 2 दूनी 4, 2 एकम 2, क्या आया 2 गुणा 2। क्या इसमें 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया। 2 तो आया है लेकिन 5 नहीं आया। तो क्या लिखेंगे हम, चूँकि इसके अभाज्य गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है। जब इसके गुणनखंड 2 गुणा 5 के रूप में नहीं है तो ये कैसी संख्या है, तो ये 0 पर समाप्त होगी नहीं होगी, नहीं होगी। इसलिए 4 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकती है। आगे सुनिए,
ठीक है, यहाँ तक आगे सुन में। यानी कि ये कह रहा था कि 4 की पावर n 0 पर समाप्त होगी या नहीं होगी। तो हमने क्या किया, अगर कोई संख्या 0 पर समाप्त होती है तो उसके अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के रूप में होते हैं। करके देखा तो 2 का रूप निकला, तो ये अभाज्य गुणनखंड के रूप का नहीं है, 2 गुना 5 के रूप का नहीं है, तो ये संख्या 0 पर समाप्त नहीं हो सकती। आगे दूसरा एग्जाम्पल है, संख्याओं 6 और 20 के अभाज्य गुणनखंड विधि से HCF और LCM ज्ञात करो। तो ये तो आपको आता ही होगा, क्योंकि HCF और LCM मैंने आपको सिखाई दिया है। सबसे पहले क्या करते हैं, एक संख्या 6 है, इस 6 के क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड 2 का लगाएंगे, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इधर 20 है, 20 का करके देखेंगे, 2 का लगाएंगे, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 2 दूनी 20 हो गया। फिर 2 का लगाएंगे, 2 पंजे 10, 5 एकम 5। ठीक है, इधर हमने देखा 2 गुणा 3, ये 6 के गुणनखंड है। 2 गुणा 2 गुणा 5, ये किसके हैं, 20 के। तो हमें क्या करना है, HCF निकालना है। HCF मैंने क्या बताया था कि जो दोनों में आए, तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, तो ये क्या आ गया हमारा HCF। HCF क्या आ गया हमारा 2। इसके बाद LCM कैसे निकालते हैं, जो बच गया, क्या बच गया, 3, 2, 5 और साथ में क्या लेते हैं, HCF। तो क्या आएगा, 2 पंजे 10, 10 दूनी 20, 20 दिया 60, 60 क्या आ गया हमारा LCM आ गया। ठीक है, यहाँ तक। हमारा तीसरा उदाहरण है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का HCF ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ तक। 96 और 404 का हमें क्या करना है, HCF ज्ञात करना है। तो HCF ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले किसका करेंगे, 96 का, 2 का लगाएंगे, 2 चौके 8, ये इधर 1 चला गया, 2 8 16, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, फिर 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर 2 का, 2 6 12, फिर 2 का, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इधर 404 का कर लेंगे। ठीक है, 2 का लगाएंगे, 2 दूनी 4, यानी 20 बार चला जाएगा, 2 दूनी 4, फिर 2 का लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 101, 101 में 101 का ही जाता है। ठीक है, आप चेक कर लेना, मैंने ट्राई कर लिया है। यहाँ पर देखो क्या करना है, हमें HCF निकालना है। 96 का क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 3 4 5 बार, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, ये था हमारा इसका आ गया। 144 का क्या आया, 2 गुणा 2 गुणा 101। हमें क्या निकालना है, HCF हम कैसे करते हैं, क्या करते हैं HCF में, सबसे पहले जो दोनों में आए, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी 2 ले लिया, 2 इसमें भी, इसमें भी है, तो 2 ले लिया। क्या आ गया हमारा HCF 4, क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया हमारा 4 आ गया HCF। ठीक है, आगे सुन में गुणनखंड करना है, उसके बाद वेनिस्ट देखना है, कॉमन देखना है, और HCF आ गया। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संख्या 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा HCF और LCM ज्ञात कीजिए। ठीक है, सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले किसका करेंगे, 6 का, 2 तिया 6, 3 एकम 3। इसके बाद 72 का कर लेंगे, 2 का, 2 तिया 6, 2 चौक 12, 2 छिक 12, सॉरी 2 का देखते हैं, 2 एकम 2, इधर 16 हो गया, 2 8 16,
फिर 2 का लगाएंगे, 2 नीम 18, फिर 3 का, 3 3 9, 3 1 3, फिर किसका लगाएंगे 120 का, सॉरी 120 का करके देखते हैं भाजन खंड। 2 का लगाएंगे, 2 6 12, फिर 2 का, 30 दूनी 60, फिर 2 का, 15 दूनी 30, फिर 3 का लगाएंगे, 3 5 15, फिर 5 का लगाएंगे, 5 1 5। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, HCF निकालते हैं। इधर क्या है 2 और 3, 2 गुणा 3, इधर 2 2 2 2 2 2 3 और 3, 72 के हैं। इधर 2 2 2 2 2 2 3 5, इसके 120 के। ठीक है, कॉमन देखना है, 2 इसमें इसमें इसमें, तो HCF क्या आ गया हमारा 2 आ गया पहले। तो इधर 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, 3 आ गया। तो HCF क्या आ गया हमारा 6, 2 3 6। ठीक है, आगे सुनिए। ठीक है, यहाँ तक आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 5वां, √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध कीजिए। कल भी किया था हमने ये सवाल, किए थे। तो सेम वही प्रोसेस। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसने अपरिमेय सिद्ध करवा रहा है तो हम इसे क्या मान लेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसको क्या लिख देंगे, √3 p/q के रूप में लिख सकते हैं। p/q के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या हैं, पूर्णांक हैं। p और q क्या हैं, पूर्णांक हैं। और p और q का HCF क्या है, p और q का HCF क्या है, 1 है। ठीक है, जब ये √3, ठीक है, इसके नीचे 1 लगा देंगे तो हम इसका उत्तर छगुना कर देंगे। तो यह क्या आ गया, p गुणा 1, p बराबर √3q, p बराबर √3q। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद दोनों तरफ वर्ग करते हैं। दोनों तरफ वर्ग करने पर हम क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, इधर क्या है p, तो p का स्क्वायर, इधर क्या है √3q, तो इसका स्क्वायर। ठीक है, क्या आ जाएगा, p स्क्वायर बराबर √3 का तो 3 आ जाएगा, q का q स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, p²/3 बराबर q स्क्वायर, यानी कि q स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके बटे में। ठीक है, हम बाकी सवाल हमने पहले किए थे, उसमें क्या करते हैं कि p² क्या है, 3 से विभाजित है, p² 3 से विभाजित है, p² क्या है, 3 से विभाजित है। जब p² 3 से विभाजित है तो 3 भी क्या होगा, 3 भी p से विभाजित होगा, 3 भी p से विभाजित होगा। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। अब कैसे विभाजित है ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको, यानी कि इसके बटे में ये है, यानी इसके इससे भाग जा रहा है तब ये विभाजित है। यहाँ पे कुछ भी संख्या रखेंगे तो वो इससे विभाजित होगी, इसीलिए जब ये स्क्वायर विभाजित होगा तो जैसे 5 रखा
या फिर इसमें हमने 3 रखा, 3 3 9, तो ये 3 से कट रहा है, 3 रखा तो 3 एकम 3, इस तरह से होगा। ठीक है यहाँ तक। इसके बाद हम क्या करते हैं, √5 वाली में हमने क्या करा था, माना p बराबर, वहाँ पे क्या था 5r, तो यहाँ पे हम क्या रख देंगे 3r, p बराबर 3r। फिर क्या करते हैं, हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर दोनों तरफ वर्ग किया तो क्या आया, वर्ग करो p का p² बराबर 3 का 3r², तो ये हो जाएगा p² बराबर 3 का कितना हो जाएगा 9r²। ठीक है यहाँ पर, ठीक है यहाँ तक p² बराबर 9r² आ गया यहाँ पर। अब p² की जगह p² बराबर क्या है 3q²। ठीक है, तो हम या फिर इसको ऐसा मान सकते हैं जैसे हमने उसमें माना था समीकरण 1, तो यहाँ पे लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है p² की जगह क्या रख देंगे 3q² बराबर 9r²। ठीक है यहाँ तक, आगे नहीं समझ में, p² बराबर 9r²। अब p² की जगह क्या रख रहे हैं हम 3q², क्यों रख रहे हैं समीकरण 1 से। ठीक है, तो 3 एकम 3, इसको काट देंगे 3 तिया 9। ठीक है, क्या आया q² बराबर 3r²। ठीक है, क्या आ गया। आगे हम क्या करते हैं, जैसे हमने इसमें किया था, यहाँ पर देखो p² बराबर 3q², या q² का जैसे मान निकालेंगे इसका बटे में आ जाता है, यानी कि इससे विभाजित है। इसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, q² अगर हम यहाँ पे करना चाहें तो q² बटा 3 बराबर r², इस तरह से कर सकते हैं। यानी कि जब ये इस तरह से कर सकते हैं तो क्या तो ये इससे विभाजित है, तो q² चूँकि लिख देंगे, चूँकि q² 3 से विभाजित है, 3 से क्या है विभाजित है। ठीक है, जब q² 3 से विभाजित है तो q भी, इसलिए q भी 3 से विभाजित होगा। ठीक है, ठीक है यहाँ तक, तो q भी 3 से विभाजित हो गया और p भी 3 से विभाजित हो गया, तो हम क्या लिख सकते हैं p व q दोनों 3 से विभाजित हैं, दोनों क्या है विभाजित हैं। जब ये दोनों 3 से विभाजित हैं तो इनका HCF कितना होना चाहिए, HCF PQ, HCF क्या होना चाहिए इनका 3 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन इनका होना तो 3 चाहिए, लेकिन इन P और Q का HCF तो क्या है 1 है, जो इसके बराबर नहीं है। ठीक है, सॉरी इसके तो बराबर है लेकिन इसके ये बराबर नहीं है। ठीक है, क्यों है ऐसा, क्योंकि हमने जब सवाल स्टार्ट किया था तो क्या लिखा था, ये देखो यहाँ पर HCF इनका क्या है 1 होना चाहिए, लेकिन आ कितना रहा है 3 आ रहा है, जो 3 और 1 ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। अतः हमारी अवधारणा क्या है गलत है, अतः हमारी अवधारणा गलत है। हमारी अवधारणा क्या है, कौन सी अवधारणा, वो अवधारणा कि हमने इसको परिमेय माना था, यहाँ पर परिमेय माना था और ये इसके HCF हमने 1 माना था, तो ये हमारी अवधारणा क्या है गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। और ये मैंने आपको करने के लिए भी दिया था
कि √2 और √3 का आप क्वेश्चन करो, और जब हमने √5 का क्वेश्चन कराया था बिल्कुल एज इट इज़ है, बिल्कुल एज इट इज़। आप देख भी सकते हैं यहाँ पर ये रहा 5 का बिल्कुल एज इट इज़ है, सिर्फ 5 की जगह 3 बदला है, सिर्फ 5 की जगह क्या बदला है, 3 बदला है, ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने आपको 3 वाला क्वेश्चन करने के लिए भी दिया था, ठीक है। यहाँ तक तो बिल्कुल एज इट इज़ करना है। दोबारा से समझ लेते हैं कैसे कैसे करना है। सबसे पहले इसको परिमेय मानना है, जब परिमेय है तो इसको पी बट क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है और इनका HCF 1 होता है। इसका वज्र गुणा करा, पी बराबर क्या आ गया, √3 दोनों तरफ क्या करा हमने, वर्ग किया, दोनों तरफ वर्ग किया तो p² का मान आ गया समीकरण 1। q² का निकालेंगे तो इसके बटे में चल जाए, यानी कि इससे विभाजित है। p² 3 से क्या है, विभाजित है, और 3 भी p से विभाजित होगा। तो हमने फिर माना p बराबर 3r, तो दोनों तरफ वर्ग किया, इस p बराबर 9r²। समीकरण 1 से हमने इसका मान रखा 3q², 3 से 3 कट गया, 9 कट गया, q² का मान आ गया 3r², यानी r² का मान निकालेंगे तो हम q² बटे 3, यानी कि q² 3 से विभाजित है, q भी 3 से विभाजित है, यानी p और q दोनों क्या हैं, 3 से विभाजित हैं। तो इनका HCF क्या होना चाहिए, 3 होना चाहिए, लेकिन हमने क्या माना था, 1 और 3 बराबर नहीं है, ठीक है। हमें अवधारणा क्या गलत है, इसलिए एक अपरिमेय संख्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, दर्शाइए कि 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये सेम बिल्कुल कल भी हमने ऐसे क्वेश्चन किए थे, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रहा 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या इस तरीके से, और ये किस में है, माइनस में, बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज करना है। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले माना 5 - √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। जब ये परिमेय संख्या है तो हम इसे p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, p बटा q, जहाँ p व q क्या है, पूर्णांक है, और p और q का HCF क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। यहाँ तक अब हमने इसको हल किया, इसको लिख दिया यहाँ -√3 बराबर p बटा q, इस 5 को इधर लेके गए, क्या हो गया, ये माइनस का 5, ठीक है। यहाँ तक इसके बाद इस माइनस को हटाएंगे, इधर ले जाएंगे तो क्या ये हो जाएगा √3, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस का 5 है तो इसका हो जाएगा प्लस का 5, ये प्लस का है तो ये इसका हो जाएगा -p बटा q, ठीक है। यहाँ तक आप देखो, यहाँ पर √3 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, √3 एक अपरिमेय संख्या है। अभी हमने सिद्ध भी किया था, नहीं किया था, और ये जो 5 - p बटा q, ये कैसी है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। एक अपरिमेय है, एक परिमेय है, तो परिमेय और परिमेय क्या बराबर होंगे, क्या नहीं होंगे, इसलिए अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है, क्या है, गलत है। इसलिए 5 - √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन, दर्शाइए कि 3 √2 एक अपरिमेय संख्या है।
वही सेम सवाल, ए परिमेय तो हमें क्या मानना है, परिमेय माना 3√2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 3√2 बराबर P/Q, जहाँ P व Q क्या है, पूर्णांक है, Q क्या है, पूर्णांक है, और इनका HCF क्या है, P व Q का 1 होता है। ठीक है, यहाँ तक हल करते हैं इसको। √2 को यहाँ रखेंगे, ठीक है, P/, ये 3 कहाँ चला जाएगा, नीचे 3Q, ठीक है। यहाँ तक √2 की संख्या है, ए परिमेय, और ये कैसी है, परिमेय, दोनों बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे। √2 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, P/, और P/3Q परिमेय संख्या है। ठीक है, एक परिमेय है, एक परिमेय, एक अपरिमेय, तो ये बराबर होंगे क्या, नहीं होंगे। अतः हमारी अवधारणा क्या है, गलत है। ठीक है, जब हमारी अवधारणा गलत है तो 3√2 क्या होगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। ठीक है, बिल्कुल सेम इस तरह से ही करना था जैसे इसमें ये है, बिल्कुल इस तरीके से। सबसे पहले क्या मान लिया, मान है परिमेय संख्या है, फिर उसका कंडीशन लिखो, परिमेय संख्या है तो इस तरह से होती है, Q गुणांक होते हैं, HCF 1 होता है। इसको थोड़ा सा हल किया, इधर एक साइड परिमेय, एक साइड परिमेय नहीं हो सकती है, इसलिए हमारी उदाहरण गलत है। सेम प्रोसेस है, ठीक है यहाँ तक। तो ये था आज का सेशन, कैसा लगा आपको कमेंट में बताएं, और लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर भी कर दें और सपोर्ट करें। तो दोस्तों, यानी कि हमारी जो है 1.1, 1.2 एक्सरसाइज 1 जो है कंप्लीट हो चुकी है, इसके एक्सरसाइज भी हो चुके हैं, पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, और आप कमेंट में बताएं कौन सी एक्सरसाइज कराएं। तो वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।